अमरनाथ जी इतने बड़े सिख दंगों के आरोपी हैं, वह कैसे बजरंगबली के भक्त हो सकते हैं? लायक नहीं थे कि छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, और सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर के तो देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और बिगुल बज भी चुका है। विभिन्न राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं। कोई 1,000 रुपये देने की बात कर रहा तो कोई 1,500। युवाओं को रिझाने के लिए शिवराज सरकार ने अभी सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की, तो वहीं कमलनाथ ने 500 रुपये गैस सिलेंडर देने की बात कही। हालांकि जनता इस बार किसे कुर्सी देती है ये तो आगे तय होगा। और दूसरी ओर एक जो चर्चा का विषय है कि दल बदल की राजनीति, कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है तो कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है। ऐसे में मेरे साथ आज कांग्रेस के नेता शिवम शुक्ला हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह के अब भाजपा का दामन थाम लिया। और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई, क्या कारण थे जिस कांग्रेस ने इनको कम समय में इतना ऊपर लेके आई, उसी को छोड़कर ये भाजपा में आ गए। शिवम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीधा सवाल यही था कि करना चाहूँगा कि जिस कांग्रेस ने आपको कम समय में आपको इतना ऊपर ओहदा दिया, इतना सम्मान दिया, उसी को आप अलविदा करके भाजपा का दामन थाम लिए। देखिए नीरज जी, मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे घर परिवार से कोई कभी इतना सक्रिय रूप से राजनीति में था नहीं। मैंने व्यक्तिगत सामर्थ्य में, व्यक्तिगत सीमाओं में जितना हो सका राजनीति को करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी से चूंकि मेरे पिताजी एक बहुत महत्वपूर्ण विंध्य क्षेत्र के आदिवासी नेता थे, सीधी से पूर्व सांसद थे, जिला अध्यक्ष थे आदरणीय तिलकराज सिंह जी, उनके सानिध्य में वह पार्टी से जुड़े और उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। तो जाहिर सी बात है कि एक पारिवारिक जुड़ाव होने के कारण मैंने भी कांग्रेस पार्टी को वैचारिक रूप से उतना सहमत न होने के बावजूद भी कम उम्र में चुन लिया। और मुझे इस बात की आशा थी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने राजनीति को पढ़ा है, तो कांग्रेस में सदैव से एक जो सेंटर राइट की हम बात करते हैं, जो दक्षिण पंथ की ओर झुके हुए लोग हैं, जिनकी अपनी संस्कृति पर मान्यता है, जिनका अपने इतिहास को लेकर के गौरव का बोध है, वह लोग सदैव कांग्रेस के जो भी एक पूरा सिस्टम है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और इत्यादि तमाम नेताओं की श्रृंखला थी जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में मजबूती से अपना पक्ष रखते थे। लेकिन फिर जब मैं पार्टी में धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया, मैंने पार्टी के मैकेनिज्म को देखा, तो मैं यह समझा कि यह पार्टी वह पार्टी नहीं है जिसको समझ करके मैंने इस दल में अपना भविष्य तलाशना शुरू किया था। ना यहाँ पे गांधी जी के सिद्धांतों की बात होती है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों की बात होती है, ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो नीतियां थी, जो विचार थे, बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं की, इन तमाम लोगों का इस पार्टी में कोई स्थान ही नहीं है। और ऐसे विचारों को इस पार्टी ने त्याग दिया है और यह पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद जैसे उसूलों पर अपना कहीं ना कहीं नेतृत्व तलाश रही है। ऐसे ही लोगों को इस पार्टी में आगे बढ़ाए जाने का काम किया जाता है। मैं रुकना चाहूँगा, ये आप जब कांग्रेस, अभी 2 दिन पहले तक तो आप तमाम बखिया उधेड़ रहे थे भाजपा वालों की, जब भाजपा में आए तब आपको ये पता चला कि विचारधारा खराब है कांग्रेस की। उसके पहले तक तो आप बड़े मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखा करते थे। देखिए, मैं पक्ष हमेशा एक बात को मानता हूं, कोई भी दल अगर सत्ता में है तो मानवीय भूल हर किसी में होती है। कोई भी चीज, व्यवस्था अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। लोकतंत्र भी हम ये मानते हैं कितनी व्यवस्थाएं मौजूद है उसमें सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो उसी प्रकार से मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, दलीय आधार पर मेरा एक वहां पे प्रतिबद्धता थी उस दल के प्रति, मैं उसका सदस्य था, तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं विपक्ष में होने के नाते लगातार सरकार की जो भी नीतियां हैं उन पर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का काम करूं और इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ता था। लेकिन अब चूंकि एक संघर्षों के बल पर मैंने राजनीति में, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा मुकाम बना लिया है, मैं तो सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान हूं, लेकिन जो भी अच्छा बुरा मैंने एक स्थान, आई वॉज एबल टू मेक अ मार्क फॉर माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मैं धीरे धीरे किसी प्रकार से अपना आगे बढ़ने का, भविष्य तलाशने का प्रयास कर रहा था। तो चूंकि मैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर जिस प्रकार से लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं पसंद किया, उस क्षेत्र के लोग, मेरे इतनी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, ना अभी भी मेरे अंदर कोई ऐसा भाव है कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना ही है। लेकिन अब ये है कि उस क्षेत्र के लोग जुड़ना शुरू किए। उसके बाद मैंने अपने राजनीतिक पारी को जैसे जैसे आगे बढ़ाया, तो जो उस क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं कमलेश्वर पटेल जी, उनको इन चीज़ों से आपत्ति होने लगी। वह प्रदेश स्तर पर आकर के लगातार मेरा विरोध करना उन्होंने शुरू किया। अनेकों अवसरों पर जब भी मुझे कोई दायित्व या जिम्मेदारी दी जाती
तो उसका विरोध करते। और फिर मैंने जब इन चीज़ों को लेकर के नेतृत्व से बात करने का प्रयास किया तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में एक सिंगल विंडो सिस्टम है, क्योंकि कमलनाथ जी पूरे चुनाव का खर्चा उठा रहे हैं, इसलिए उनके पास नेतृत्व है। वह जो तमाम विभिन्न अंचलों में प्रभाव रखने वाले नेता हैं उनको दरकिनार करके राजनीति करने का काम करते हैं। और यही कारण है कि जब मैं उन तक बात लेकर के पहुंचा, उनके जो सहयोगी हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो एक निर्वाचित विधायक हैं, आपको उनको लेकर के चलना पड़ेगा। फिर मैंने इस बात को समझा कि जिस पार्टी में जो भविष्य के नेता हैं, जो युवा अपना भविष्य तलाश रहे हैं, अगर उनकी बात को सुनने का नेताओं के पास समय नहीं है, कमलेश्वर पटेल जैसे कुंठित मानसिकता के नेताओं के हाथे हम सभी को छोड़ दिया गया है, तो मैं उस दल में एक मिनट भी रहना मैंने अपने आप को कहीं अपमानजनक स्थिति में समझा। और फिर मैंने अपने परिवार के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने मित्रों के साथ और तमाम स्वजनों के साथ बातचीत की इस बारे में। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे कहा गया कि आप वैचारिक रूप से एक सशक्त युवा हैं, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है और आपका जो विचार है वह कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से मेल खाता है, तो आप अगर इस दल में रह करके अपना भविष्य तलाशेंगे तो हमारे यहाँ पे जो भी लोग पूरी भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस है। तो आप इस दल में आएंगे तो हमारे दल के लिए भी बेहतर रहेगा और व्यक्तिगत तौर पर आपकी राजनीति के लिए भी यह चीजें सकारात्मक ही होंगी। आप एक सामान्य कार्यकर्ता ही कह सकते हैं, या यूथ में थे, आगे धीरे वो मंत्री भी रह चुके, तो उनका आपका कोई प्रतिस्पर्धा भी ऐसा नहीं है, वो बड़े लेवल के हैं, आप अभी आपकी शुरुआत है, ऐसा तो फिर उनकी प्रतिस्पर्धा आपसे कैसी हो सकती है? देखिए, कमलेश्वर पटेल जी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। वह उस क्षेत्र से जो भी युवा अपने संघर्षों के बल पर आगे आना चाहता है, अकेले एक शिवम शुक्ला की बात नहीं है। शिवम शुक्ला ने अनेकों शिवम शुक्लाओं को एक रास्ता दिखाया है। अगर आप उस दल में रहेंगे और आप अपनी योग्यता के बल पर कुछ करने का प्रयास करेंगे तो कमलेश्वर पटेल जी इसी प्रकार से आपको प्रताड़ित और कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का कार्य करेंगे। उसमें अपने हिस्से का जितना उनसे बन पाएगा वह प्रयास करने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी वह तो राजनीति को मात्र कुछ डायनेमिक्स के माध्यम से चलाना चाहते हैं, ना उनको क्षेत्र के विकास से मतलब है, ना तो ओबीसी के वो बड़े चेहरे हैं वहां पर, ओबीसी वर्ग उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है चुनाव में। देखिए, यह एक मानसिकता है कि ओबीसी वर्ग उनके साथ खड़ा रहता है। मैं तो यह कहना चाहूंगा, उनके साथ उनको परिवार को छोड़ करके कोई नहीं खड़ा रहता है। हमारे अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग जो साहू समाज है, उस वर्ग को वह लगातार दबाने का काम करते हैं। उसके जो भी नेता है उनको पीछे ले जाएंगे अन्य लोगों को। तो कमलेश्वर पटेल को ऐसे नेता चाहिए जो उनकी चाटुकारिता करे। और अब एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन लोगों का जो गर्दन है वह कमलेश्वर पटेल की पांव के नीचे है, तो वह उनके पैर को सहलाने का तो काम करेंगे ही। और उसके अतिरिक्त कोई ओबीसी वर्ग का नेता नहीं है। मेरा पूरा बचपन कनपुरा, जो सिहावल विधानसभा का एक क्षेत्र आता है, वहां पे बीता। वहां पे पटेल समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। मैं उनकी गोद में खेला हूं, मैं उनके बीच का हूं, मैं उनके भतीजे बेटे नाती जैसा हूं। और आज कमलेश्वर पटेल मुझको उनसे अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और वो अलग कैसे हो सकते हैं जो समाज के? कमलेश्वर पटेल भी उस क्षेत्र का होने के नाते मेरे मामा जैसे हैं, लेकिन अब वो कंस या सुकनी की प्रवृत्ति के निकल गए तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप एक बात को समझ लीजिए, मैं जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, मैं जिस जगह से उठ करके यहां तक आज आपके बीच बैठा हूं, मेरे दादाजी मलेरिया की दवाई छिड़कने का काम करते थे, मेरे पिताजी लोहा पीटने का काम करते थे। व्यक्तिगत सामर्थ्य से हम सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी काम जिसने किया हो मेरे घर पे मुकाम बनाया है। और आत्मसम्मान, आत्मगौरव और स्वाभिमान से समझौता करके राजनीति करने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। जिस दिन मुझे लगा कि मेरी राजनीति कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैंने ऐसी पार्टी का तिरस्कार कर दिया। और मैंने कमलेश्वर पटेल को बधाई दी कि आपको और विजयी मिले, लेकिन अब वो तो सिहावल की जनता ही निर्धारित करेगी कि जो व्यक्ति युवाओं के बारे में इतनी घृणित मानसिकता रखता है उसको किस प्रकार से राजनीति में आगे बढ़ाना है। आप कह रहे हैं मामा है वो, और तो उस समय वध किया था कृष्ण भगवान ने, तो कैसे बध होगा इनका वहां से? देखिए, बध मतलब कि वो हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, विचारधारा। और देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा, मैं किसका वध करूंगा या नहीं करूंगा, यह कमलेश्वर पटेल कम से कम निर्धारित नहीं करेंगे, कोई और निर्धारित नहीं करेगा। ईश्वर की अनुकंपा है, मैं आपके बीच बैठा हूं। मैंने आपको बताया कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज का मैं मानता हूं कि बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो भी प्रभाव पड़ा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गालियां लिख रहे हैं, तो मैंने कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप आज लोग उस चीज की चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीतिक वध सिहावल विधानसभा की जनता करेगी, मैं यह करने वाला कोई नहीं होना। तो मुझे इस बात का भान है कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूं कि मेरे छोड़ने से ही पूरा वहां पे परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन इस चीज है कि मैंने एक स्टैंड लिया है और वह स्टैंड सिहावल की जनता देख रही है और आने वाले चुनावों में उनको जवाब देगी। चर्चा यह भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, तमाम आपके जाने के बाद, भाजपा में आने के बाद तमाम कमेंट चल रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके परिवार के ऊपर कुछ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो भाजपा को कहा जाता है कि ये गंगा है, यहाँ नहाइए और पवित्र हो जाए। ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप अपने
इसमें आने के बाद जो आपके मुकदमे हैं वो सब ढीले पड़ जाएं और आप फिर बरी हो जाएं? देखिए, मेरे दादाजी के ऊपर एक एसडीएम या तहसीलदार रैंक के जो अधिकारी थे, उनके साथ कहीं ना कहीं उग्र होने का एक मुकदमा दर्ज है। बहुत पुराने वक्त का बात है वो। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्म स्वाभिमान से विपरीत जाकर के आचरण करता है तो हमारा परिवार उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने का काम करता है। और यह चीज तो हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके। मेरे पिताजी के ऊपर मुकदमे हैं, तो एक मुकदमा कमलेश्वर पटेल ने, एक आईएएस अधिकारी थे, उनको दबाव डाल करके करवाया और उसी भ्रष्ट आईएएस अधिकारी के खिलाफ मेरे पिताजी धरने पर बैठे थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमा हुआ। जिस प्रकार के मुकदमों में तो हम लोग गर्व लेते हैं और उस क्षेत्र की जनता को भी गर्व है कि हम उनके अधिकारों के लिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी वहां पर बैठता है तो हम उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं। भाजपा में भी आप आ गए हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा में पहले से बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं का देख लीजिए क्या हालत है। कई सारे लोग दल आपके कांग्रेस में जा रहे हैं, तो देखिए, आपको मूल बात हैं? समझनी होगी। जो नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य के लिए, इस राष्ट्र के बारे में उनकी कुछ सोच है, वह अभी युवा हैं, वह कुछ करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में चूंकि प्रतिभा को दबाया जाने का काम किया जाता है, वंशवाद की राजनीति वहां पर चलती है और कहीं ना कहीं जो नेता सामान्य पृष्ठभूमि से है उनको उस प्रकार का मंच और स्थान नहीं मिल पाता है, तो उनको दूसरे दल की ओर, या भारतीय जनता पार्टी जो इस देश का सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हम कह सकते हैं, जहां पर युवाओं की पूछ परख होती है, वहां पे जाने का काम करते हैं। उसके विपरीत आप देखिए कांग्रेस पार्टी में कौन नेता आ रहे हैं, जो नेता जिनका राजनीतिक भविष्य आज अवसान की हो रहा है। दीपक जोशी, उनके स्वयं के पुत्र को तो वह भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस में ला नहीं पाए। इसी प्रकार से अनेक जो युवा नेता है वह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जिन नेताओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आत्मावलोकन करके अपने नेतृत्व को कहीं ना कहीं युवाओं को आगे लाने का काम करती है, नेतृत्व प्रदान करने का काम करती है। तो इससे जाहिर सी बात है, जो कमलेश्वर पटेल जैसे, वहां पर भी इस प्रकार के लोग होंगे जिनकी मानसिकता है कि उनके वंशवाद की राजनीति चलती रहती है, तो ऐसे दल का त्याग करेंगे ही। काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कमलनाथ से भी आपके संबंध हैं, अजय सिंह राहुल वहां से हैं, तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि एक बार वरिष्ठों को बताएं कि नहीं भाई, इस तरह से ठीक है, आपका आरोप है कि कमलेश्वर पटेल आपके साथ आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तमाम तरह जो आपने आरोप लगा, तो एक बार वरिष्ठों को बताना चाहिए कि भाई इस तरह से चल रहा है, अगर आप नहीं सुनते मेरी बात तो फिर हम आगे दूसरा एक्शन लेंगे। आपने बताया क्या? देखिए, एक इकलौते शिवम शुक्ला की बात नहीं। कमलेश्वर पटेल 18-20 महीने के लिए मंत्री थे, उनके 10 भाई हैं, वह सभी ने सीधी सिंगरौली में भ्रष्टाचार का उद्योग चलाया था। उसके विरोध में सिंगरौली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सीधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास आया, जो उस समय पे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी बात रखी, उस पर कोई सुनवाई नहीं। उनके कार्यकाल में सिंगरौली की खदान में भ्रष्टाचार को लेकर के, इसी प्रकार से दलाली और वसूली उद्योग के कारण गोलियां चली थी। तो इस प्रकार की चीजों को जब लेकर के इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ता आए कमलनाथ जी के पास, उन्होंने बात रखी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार जाने के बाद अभी कमलनाथ जी की सभा थी, मुझे उस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं मीडिया प्रभारी बनाया गया था, मुझे यहां से जाना था। कमलेश्वर पटेल ने फोन करके दबाव पूर्वक मुझे उस कार्यक्रम तक में जाने नहीं दिया। इसी प्रकार से उस क्षेत्र से एक जनपद अध्यक्ष हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में मान सम्मान नहीं मिला। तो कमलेश्वर पटेल के जो भी विरोध में जाता है उसको वह राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास करते हैं, उसका राजनीतिक वध करने का प्रयास करते हैं। जब कमलनाथ जी और इत्यादि नेताओं के पास जाओ तो उन सबके पास न तो समय है, और वह सब भी कहीं ना कहीं चांदी का चम्मच लेकर के आए थे। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जैसा भारतीय जनता पार्टी में जितने सहज और सरल रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता ने करने का प्रयास आज तक नहीं किया है। जैसा भी चर्चा है, और कांग्रेस पार्टी दावा भी कर रही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी हो रही, सरकार उनकी बन रही है, तो ऐसे में आपको भी तो पता ही होगा, लेकिन आप सत्ता का सुख भोगे होते, फिर इधर भाजपा में कहाँ आ गए? देखिए, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं जो सत्ता के सुख को भोगने के लिए राजनीति में आया हूं। मेरा एकमात्र ध्येय और एकमात्र सिद्धांत है अपने उसूलों के साथ, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए जितना अपने हिस्से में अपने सामर्थ्य भर हो पाए उतना योगदान देना, और उसके लिए हर वक्त तत्पर रहना, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और पहली चीज, कांग्रेस पार्टी की इस बार कहीं से सत्ता आने नहीं जा रही है। जिस प्रकार की सत्ता लोलुपता मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी अपनी दिखा रही है, उससे मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि 18-20 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, तबादला, कुशासन इत्यादि चीजें देखने को मिली थी, वही अगर इनकी सत्ता तो दोबारा होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता तो भी मिस्टर बंटाधार के कुशासन को नहीं भूली है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी ऐसे नेताओं को वोट देने जाएगी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जो थोड़ा बहुत भी सीटें ला पाई थी, मत प्रतिशत भले भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, लेकिन अगर सीट उस स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए कांग्रेस आगे सीटों के गणित में गई थी, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक महत्वपूर्ण फैक्टर थे। उनका यूथ का एक चेहरा था, युवाओं के बीच वह लोकप्रिय थे। लेकिन आज वह तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार
कांग्रेस पार्टी में हुआ, उसके कारण आपने देखा कि उन्होंने अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और भारतीय जनता पार्टी जो भी लोग राष्ट्र और देश के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए सदैव अपने दरवाजे खुला रखती है, ऐसे लोगों को खुले मन से स्वीकार करती है और नेतृत्व भी प्रदान करने का काम करती है। मैं तो वैचारिक रूप से सदैव मानता रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बैकग्राउंड से आकर के इस मुकाम को हासिल किया है, वह अपने आप में जो भी लोग राजनीति में कुछ हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में है। माननीय मुख्यमंत्री एक किसान पुत्र होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से ला करके विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, आज पूरे देश में मध्य प्रदेश के विकास मॉडल की चर्चा की जाती है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। वीडी शर्मा जी जिस किसान परिवार से आते हैं, जिस प्रकार से आज वह प्रदेश में इतने बड़े संगठन को चला रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इतने ज्यादा संख्या में युवाओं को उन्होंने अवसर देने का काम किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है, जिला अध्यक्ष हैं, उसमें आप देखिए कितने कम उम्र के लोगों को अवसर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में उम्र कोई एक महत्वपूर्ण पैमाना नहीं होता है। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, क्या समझ में आ रहा है? बाहर तो चर्चा है, तमाम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, गुटबाजी बड़ी तेज है, आप क्या समझ पा रहे हैं अभी वहाँ? मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर लिखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हर नहीं, किसी को अखबारों में अपनी चल रहा है, गुटबाजी चल रही है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के आप कल ही देखे होंगे, पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है। देखिए, यह सब चीजें कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्लांट की जाती हैं। नहीं, आप भाजपा के लोग नहीं, आप इस बात को स्पष्टता से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है वह एक प्रक्रिया के तहत चलता है। उसमें पूरी एक हायरार्की है जिसके माध्यम से नेतृत्व कलेक्टिव रूप से फैसला लेता है। किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेना नहीं है कि कांग्रेस जैसे गांधी परिवार के पास जाकर के आपको कोई निर्णय करवाना है और जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं है, कोई कोर कमेटी नहीं है, कोई इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी में तो होती नहीं है। वहां पे एक पूरा तय फॉर्मूला है जिसमें से हर चीज का निर्णय लिया जाता है, चीजों को आगे बढ़ाया जाता है और संगठन लगातार काम करता है। अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णु और शिव की जो जोड़ी है, शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी संगठन पर, इन दोनों का जो एक राजनीतिक गठजोड़ है माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का, उससे कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं कि किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए, इसमें अनमन लाई जाए, इसलिए इस प्रकार की यह खबरें प्लांट कराते हैं। इसके अतिरिक्त आप समझिए सत्ता और संगठन का इतना अद्भुत समन्वय है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज जो विकास की हम बात करते हैं, वह जो योजनाएं हैं वह ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक डिलीवर होती हैं। जैसा राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 80% पैसा जो है वह भ्रष्टाचार में चला जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। डीबीटी जैसी योजना है जिसमें जो भी फायदे हैं विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के, प्रदेश सरकार की योजनाओं को सीधे जो हितग्राही है उसके खाते में जाता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है। कि शिव के राज में सब अच्छा चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा का क्या प्लान है? देखिए, एक बात को आप समझिए, आप ये आरोप विपक्ष में होने के नाते यह 3 ऐसे विषय होते हैं जिस पर बेरोजगारी चरम पर है। देखिए, बेरोजगारी के लिए कौन से आपके पास ऐसे आंकड़े हैं? बेरोजगारी, जो व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का मानना रहा है कि हमें रोजगार सिर्फ प्राप्त करने वाला नहीं, रोजगार का सृजन करने वाला भी बनना है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल और बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार चला रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लेकर के आए, जिसके माध्यम से आप विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने के बाद अपने को किसी प्रकार से जीविका उपार्जन करने के लायक बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एक मॉडल के तहत हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट लगातार की जा रही है ताकि जो बड़े बड़े निवेशक हैं मध्य प्रदेश में आए, निवेश करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जिनका न इस देश के बारे में कोई विचार है, न इस समाज के बारे में है। जो लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति को प्रश्रय देने का काम करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं कुछ वर्गों का और बाकी एक बृहत्तर समाज को कहीं ना कहीं हाशिए पर डालने का काम करते हैं। सिख दंगों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो इतनी बड़ी आबादी हमारे सेना में सिख के इतने लोग हैं, सिख जो वह एक पूरी कौम है, उसका योगदान रहा है हमारे देश की आत्मसंप्रभुता की रक्षा करने में, और उस कौम के ऊपर इतने अत्याचार, इतने जुल्म ढाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। और फिर कहा क्या गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के राजनीतिक दल में मैं था और मैं कभी कभी स्वयं को लज्जित और अपमानित महसूस करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के कुछ वर्ष वहां पे व्यतीत किए हैं। सरकार आप आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हो या स्वास्थ्यकर्मी हो, अब आप भी देखते होंगे, सड़क से गुजरते होंगे, हड़ताल चल रही हो, लगातार मांग कर, कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है तो कोई पेंशन की मांग कर रहा है तो कोई किसकी मांग कर रहा है। ऐसे नहीं लगता कि बहुत कठिन राह होने वाली है इस बार चुनाव में भाजपा के लिए?
देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए, राह कठिन भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर के यहाँ तक आकर के इस दल ने स्वयं को स्थापित किया है। मध्य प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक जनहितैषी योजना है उस वर्ग के लिए नहीं सोची हो। हर वर्ग के लिए हमने कल्याणकारी काम करने का प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है कि शिक्षकों को कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में हमने अभी भर्तियां निकाली हैं, संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इत्यादि में। इसके अतिरिक्त भी दिग्विजय सिंह शासन काल के दौरान हमने देखा था किस प्रकार से कई सरकारी कर्मचारियों की छटनी की गई थी, उनको घर बिठाया गया था। और उनके कार्यकाल के बाद से ही मध्य प्रदेश जब कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल से बाहर आया, उसके बाद सही मायनों में मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ है। और यह स्वाभाविक बात है कि मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्षों में उनको हर संभव पूर्ति करने का प्रयास किया है। और मध्य प्रदेश की जनता आगे भी इस बात को समझ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ही हैं जो मध्य प्रदेश में आज जो भी काम अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। उनका क्योंकि इस मध्य प्रदेश की जनता से लगाव है, वह स्वयं जमीन से उठ करके ऊपर तक पहुंचे हैं। उनको हर चीज का एहसास है कि एक आम जनता के दर्द क्या होते हैं और वह किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के लाडली बहनी योजना 1000 रुपये और कमलनाथ की महिला सुरक्षा ऐसे कुछ करके महिला सम्मान योजना 1500 रुपये, कैसे देखते हैं दोनों को आप? देखिए, पिछली बार कमलनाथ की सरकार ने क्या वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, पहला हमारी जो कैबिनेट होगी उसके बाद हम जितने भी किसानों के ऋण है वो माफ कर देंगे। फिर उसके बाद कहने लगे कि नहीं, हम तो प्रक्रिया के तहत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अगर हम जनता के साथ कोई वचन कर रहे हैं, कोई आश्वासन दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को भी इस बात का एहसास रहता है कि हम उसके जो भी मॉनिटरी नफे और नुकसान है उसको विचार करने के बाद हम किसी चीज को योजना में लेकर के आएंगे। हमारे अंदर सिर्फ इस चीज के लिए हम चुनाव जीत जाएं या फिर कोई इस प्रकार से रेवड़ी बांट करके चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते। हमारी सरकार का बजट अलाउ कर रहा था कि हम 1500 रुपए के बजाय 1000 रुपए प्रति महीने दे सकते हैं, तो वह हमारी सरकार ने देने का काम किया। अब कमलनाथ जी 1500 रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं और 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो जब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस चीज को अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि इनको स्वयं भी मालूम है कि इस प्रकार की योजना को जनता तक पहुंचने ही नहीं देना है, सिर्फ वादा करना है। और ना तो इनकी सरकार, ना तो इनकी सरकार बन रही है, ना कुछ हो रहा है। स्थिति की बात हो रही थी, स्थिति ये लाया कौन ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की? ऐसी स्थिति क्योंकि एक आपके मुख्यमंत्री कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं और बांटे जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह ने एक बीमारू राज्य के रूप में छोड़ा था। मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अति महत्वपूर्ण चीज थी। हमारा जो सामाजिक उत्थान है, कई वर्ग हैं इस मध्य प्रदेश में, वनवासी वर्ग हो, दलित समुदाय हो, इन सब को बहुत पिछड़ी हालात में छोड़ करके मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार गई थी। तो उनको आगे लाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए और उनको कम से कम एक बराबरी के मुकाम पर ला देने के लिए, जहां से वह कम से कम कॉम्पिटिट कर पाए बाकी वर्गों के साथ, उसके लिए बेहद आवश्यक था कि मुख्यमंत्री जी किसी रूप में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। और कांग्रेस सरकार जैसा नहीं हुआ है कि वह पैसा जो भी हमने कर्ज के रूप में लिया और उसको हमने भ्रष्टाचार में उड़ा दिया, मंत्रियों ने अपने व्यक्तिगत जेब को भर लिया। वह पैसा कहीं ना कहीं पंक्ति के आखिरी पायदान के व्यक्ति तक पहुंचा है। और मध्य प्रदेश की सरकार इस बात से भी वाकिफ है कि कैसे इन चीजों से बाहर आना है, उस पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। और उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी में इन चीजों का अभाव है। वहां का नेतृत्व किसी भी प्रकार से एक बार सत्ता में आना चाहता है और अपनी व्यक्तिगत संसाधनों को पूर्ति करना चाहता है और फिर वापस से बैठ करके अय्याशी करना चाहता है। जैकलिन फर्नांडीज और सलमान खान जैसे अभिनेताओं को बुला करके कहीं ना कहीं आईफा अवार्ड कराना चाहता है, व्यक्तिगत मनोरंजन के साधन खोजना चाहता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का विमर्श का केंद्र क्या होता है कि हम कैसे अपने राष्ट्र को पुनर्स्थापित करें, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनको कैसे आगे लेकर के आए। माननीय प्रधानमंत्री आप देखिए, नित्य नए नए तरीके से वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से देश का मान बढ़ाने के लिए प्रयास करना है और उनका पूरा विश्व किस प्रकार से एक, आप देखिए कितनी सहृदयता के साथ स्वागत करता है। इस प्रकार का पूर्व में किसी प्रधानमंत्री के लिए ग्लैमर या फिर जो एक आकर्षण का बिंदु विदेशों में नहीं देखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, लगभग 8-9 वर्षों का, उसमें हमारे देश ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। 20 वर्ष इस बार चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में चेहरा कौन होगा? भगवान श्री राम, बजरंगबली, शिवराज या मोदी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव तो हमेशा ही लड़ती है, क्योंकि देश की जनता कहीं ना कहीं उनके चेहरे को देखना चाहती है। कोई भारतीय जनता पार्टी निर्धारित नहीं करती, देश की जनता उनको लगातार ज्यादा से ज्यादा जनादेश दे करके हर चुनाव दर चुनाव उनके ऊपर अपने विश्वास को मजबूत करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त चाहे वह प्रभु श्री राम का अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर हो, बजरंगबली की बात हो, इन तमाम चीजों को आज कांग्रेस पार्टी भी एड्रेस करने का काम कर रही थी। इसके पीछे एकमात्र वजह है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे वो अभी
ही आज धर्म की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो यह कमलनाथ तो भारतीय जनता बजरंग बली पार्टी के का भक्त हैं, प्रभाव। वो देखिए, देखते हैं। कमलनाथ जी इतने बड़े सिख दंगों के आरोपी हैं, वह कैसे बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं? वह दिखावे की राजनीति करते हैं, मतलब फोटोग्राफ्स में भक्त होना। भगवान राम का और बजरंग बली का कॉपीराइट आप लोगों ने ले लिया है। नहीं, कॉपीराइट हमने नहीं लिया है, लेकिन हमने राजनीति के क्षेत्र में बिना इस बात से डरे कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको कितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन चीजों को हमने अपनी जो हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनको मैनिफेस्ट करने का काम किया है। और उसके बाद आज सभी राजनीतिक दलों को इस चीज को स्वीकार करना पड़ रहा है कि हम अपने धर्म का अपमान करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम मात्र वोटों के लिए हमारी मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम मजबूती के साथ क्लियर किया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगला सवाल है कि भाजपा इस बार क्या विजन लेकर इस चुनावी मैदान में उतरने वाली है? लोगों के पास जाएगी तो क्या बताने के लिए उनके पास क्या है? देखिए, 20 वर्षों का हमारा एक सुशासन का संकल्प है, वो हम जनता तक लेके जाएंगे। उसके अतिरिक्त आप देखिए, 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेकों विकास उन्मुखी योजनाएं, चाहे वह घर घर में शौचालय का निर्माण हो, जल शक्ति मिशन हो, इसके अतिरिक्त आप देखिए उज्ज्वला जैसी एक अति महत्वाकांक्षी योजना हो, जो करोड़ों की संख्या में हमारी ग्रामीण महिलाएं, जिनको लकड़ी के धुएं के कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह से परेशान होते थे, तो आज वह लोग आज कहीं न कहीं इन चीजों से बाहर आ रहे हैं। आप एक बात को समझिए, हमारा रेवड़ी बांटने का लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं रेट चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति इतना सशक्त हो कि वह उन जगहों तक पहुंच पाए। और आप एक बात को और आप समझ लीजिए, कमलेश्वर पटेल पर मैं एक बार आना चाहूंगा। वह लगातार, मैं आगे पहले इस पे बात कर ले, फिर मैं आऊंगा, उसी पे आऊंगा जी। जैसे वादा किया गया भैया सिलेंडर घर घर मिल गया, सब्सिडी भी मिलने, लेकिन सब बंद हो गया, फिर जनता वही धीरे धीरे वो लकड़ी वाले पे आने लगी है। देखिए, आप इस बात को भी समझिए कि पिछले वर्षों में 10 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति की आय है इस देश में, वह भी बढ़ी है, सिलेंडर के दाम उसी अनुपात में बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की आय नहीं बढ़ रही है, मात्र सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और रुपए की कीमत की जो हम बात करते हैं उसी अनुरूप वह भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आप एक बारीक चीज को समझिए कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यक्ति को इतना सशक्त बनाया गया है कि वह सिलेंडर अगर थोड़ा बहुत महंगा भी हो तो उसको खरीद सके। उसके विपरीत आप भारतीय जनता पार्टी के जब पूर्ववर्ती जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस दौरान अगर आप चर्चा करेंगे तो सिलेंडर की कीमतें तो लगातार आसमान छू रही थी, लेकिन व्यक्ति की जो जेब में पैसा आना चाहिए वह भी नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार की स्थिति थी। आज आप देखिए, शहर से देश की जनता उस स्थिति तक है कि वह सिलेंडर को खरीद करके उसका उपयोग कर सके, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में हमने उस सिलेंडर को देश के ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का काम किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल करें, शिवम शुक्ला क्या कांग्रेस में भविष्य में जाने की उनकी प्लानिंग है, जाएंगे क्या? देखिए, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो लगातार अपने निर्णयों को बदले या लगातार राजनीति में व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी अन्य माध्यमों के लिए। मैंने सदैव इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक संकल्पित संगठन में आकर के मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और आप जीवन में अब इस पार्टी की सेवा में, अब चाहे मुझे जो भी दायित्व मिले, जो भी काम मिले, जिस भी रूप में यह पार्टी मुझे रखना चाहेगी, मैं उसकी सेवा करूंगा और उसके माध्यम से जन सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस पार्टी में लगातार बना रहूंगा। काफ़ी अच्छे आप वक्ता भी हैं, काफ़ी आपके युवा खासकर फॉलोवर भी हैं, उनको कैसे मनाएंगे आपकी भैया मैंने दल बदल दिया है मेरे साथ, वो साथ तो आपका कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे आपकी भाई? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, उन युवाओं को इस बात की समझ है कि आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उन सबको भी हाशिए पर ही रखा जा रहा है। लगातार उनका, मैं देखता हूं कई पटेल समाज के लड़के कमलेश्वर पटेल के साथ काम करते हैं, वह मेहनतकश लोग हैं, अपने संघर्षों के बल पर वह अपने खेतों में काम करते हैं और उसके बाद जा करके अपने परिवार का पेट भरते हैं। अब जिस भी दुनिया के किसी भी हिस्से में वह ऐसा वर्ग है, हमारा एक कृषक समुदाय है, वह उसके लोग जा करके अपनी मेहनत के बल पर किसी कंपनी में काम करेंगे, कहीं कुछ करेंगे और अपनी मेहनत के बल पर अपना मुकाम बनाने वाले लोग हैं। लेकिन उसके विपरीत यह जो लोग शीश महल में बैठ करके उनकी राजनीति करते हैं, वह उनके साथ अन्याय और दुराचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरे सभी युवा साथियों को बचाएं, उनको उनके हिस्से का मान सम्मान मिले, और वह युवा साथी भी जो लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं, राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको उनका मुकाम मिल पाए। अभी आपके पिताजी तो अभी कांग्रेस में ही हैं, तो आप कमलेश्वर पटेल पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पिताजी खुद ही अभी कांग्रेस। देखिए, पिताजी का क्या राजनीतिक निर्णय होगा आने वाले दिनों में, वह किस प्रकार से फैसला लेंगे, उस पर कमेंट करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं। वह उनकी खुद एक, मैं कहीं ना कहीं अब अपनी उम्र में मैंने अपने हिसाब से अपने जीवन को लेकर के निर्णय लिया है। वह भी एक कहीं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने जीवन के बारे में निर्णय लेंगे और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बैठ में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो मुझसे बन पाएगा मैं उस दिशा में प्रयास करूंगा। ऐसा तो नहीं रहा कि शिवम शुक्ला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे या फिर चुनाव
और उनको लगा कि भाई कमलेश्वर पटेल रहेंगे तो खतरा है, नहीं नंबर लग पाएगा, इसलिए भाई रास्ता देखिए अपना मैं बदलना मजबूरी हो मैं गई। अगर किसी समूह में काम करता हूं तो मैं अपनी उपयोगिता को व्यक्तिगत स्तर पर निर्धारित करने का प्रयास नहीं करता। वह दल जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिस समूह के लिए मैं दिन सुबह से शाम तक अपना वक्त दे रहा हूं, तो वह मेरी उपयोगिता निर्धारित करेगा। शिवम शुक्ला को चुनाव लड़ना है, शिवम शुक्ला को दरी बिछानी है, क्या करना है, यह निर्धारित करने वाले शिवम शुक्ला कौन है? मैंने आपको बताया मेरी हैसियत क्या है। मैं अगर आज इस मुकाम पर बैठा हूं तो माँ शारदा अगर मेरी जिह्वा पर विराजमान होती होंगी तब लोग मुझे सुनना चाहते हैं। नीलकंठ का छत्र मेरे ऊपर होगा तब मैं इतने सारे राजनीति में जो आरोप लगते हैं उन विषयों को पी करके यहाँ पर बैठा हूं। तो मेरा भविष्य, मेरा जो है वह उस क्षेत्र की जनता, मेरा नेतृत्व और कहीं ना कहीं भगवान निर्धारित करेंगे। कोई व्यक्ति या मैं स्वयं उस चीज को निर्धारित करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहा है कि आप NSY के लायक नहीं थे, आपको फर्श से उठाकर अर्श पे बैठाया गया, उसमें कमलेश्वर पटेल की बहुत बड़ा रोल था। आप उन्हीं के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दो बातें बोलूंगा। मेरा जो भी राजनीतिक उभार था, जो भी वजूद था, उसमें कमलेश्वर पटेल पाई मात्र के भी कहीं ना कहीं उनका योगदान नहीं रहा है। मैंने अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के बल पर कांग्रेस पार्टी में अपना जो भी मुकाम बनाया था वह बनाया था। कमलेश्वर पटेल को जिस दिन से मेरे उदय के बारे में जानकारी हुई है, वो लगातार उस चीज को लेकर के अपना विरोधी दर्ज कराने का काम करते थे। मैंने अनेकों अवसरों पर उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोग एक समूह से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन वह कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास था कि मेरी जो राजनीतिक काबिलियत है उसको यह सुपरसीड कर जाएंगे और इनके सामने मैं दिखना बंद हो जाऊंगा। और स्वाभाविक रूप से मैं अपने बारे में एक बात बोलता हूँ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि मुझे NSY जैसी उम्र में ला करके यूनियन कांग्रेस में पद दिया गया, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ऐसी बातों को लिख रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की बातों को प्रसारित कर रहे हैं, तो वह स्वयं अपने लिए कोई पद ले लें। मैंने तो किसी को रोक के नहीं रखा है। और मेरी प्रतिभा, मेरी काबिलियत, मेरे मेहनत और मेरे संघर्षों को देख करके अगर किसी व्यक्ति ने मुझे उस तक पद तक बिठाया होगा, उसके बाद बिठाया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि खैरात बट रही थी, जो मुझ तक पहुंच गई उन तक नहीं पहुंच पाई। और अगर ऐसा लोगों को लगता है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह भी उस पद को हासिल करें जो मैंने हासिल किया था और सेवा करें जनता की। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ कहीं ना कहीं गणेश परिक्रमा के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और जो सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरा राजनीतिक वजूद नहीं है, मेरा इस प्रकार का कुछ नहीं है, तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, और सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर के तो देख। अभी मेरी उम्र कितनी हुई है, मैंने अभी कितने संघर्षों को देखा है। मैं तो अभी इस चीज का कोई दावा ही नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जिस जगह पे स्वाभिमान के साथ मैं राजनीति नहीं कर पा रहा था, मैंने उस दल का तिरस्कार कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं तो इस बात का कोई दावा ही नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत संघर्षों के बल पर यहां पर बैठा हूं। लेकिन मैंने परिश्रम किया होगा। मैंने हो सकता है कि उस स्तर का संघर्ष न किया हो जैसा भी जीवन में मुझे करना है। मैं जिस दिन राजनीति में आया था, मैं तो अपने को एक बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार करके ही मैंने इस काजल की कोठरी में कदम रखा था। और मुझे मालूम था कि इसमें दाग तो लगने ही है, लेकिन कितने कम से कम दागों को लेकर के मैं इस कोठरी से बाहर निकल जाऊंगा अपने जीवन के अंत में। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लोग लगाने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी तो उनके लिए शब्द यूज किए थे गद्दार और सरकार गिरा दिए। अभी आप जब ये संघर्ष चल रहा था कांग्रेस का, अच्छा खासा अभी था कांग्रेस, तो आप भी छोड़, आपके लिए भी सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ लोग हैं जो उपयोग कर रहे हैं, तो उनको कैसे बताएंगे कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबका लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने की आज़ादी है। और वही लोग यह भी हैं जो बोलते हैं मेरा राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं था, राजनीतिक वजूद नहीं है। और वही लोग मेरे बारे में, उनकी टाइमलाइंस भरी पड़ी हैं मेरे बारे में कमेंट्स पर। आप सीधी सिंगरौली जिले में या प्रदेश स्तर पर भी पिछले 2-3 दिनों से यह चीज विमर्श के केंद्र में है। तो मेरा राजनीतिक प्रभाव नहीं है, मेरा कुछ रसूख नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई कहीं से गुरेज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चा है, अब वह किन कारणों से है यह लोग उसका पता लगा लें। और रही बात परिवारवाद और वंशवाद की, तो मैं आपको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ चीजें गिना दूं। कमलेश्वर पटेल स्वयं विधायक हैं, अपनी पत्नी के लिए लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। अब अगर वह पंचायत मंत्री होते तो एक अपने भाई को कहीं ना कहीं देवसर का यह जो बिजौरा क्षेत्र है यहाँ पर लगातार वह एक्टिव करके रखे हुए हैं। उनको जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली का बनाना है। एक भाई को उन्होंने सीधी का जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया, अपनी भाभी को उन्होंने जनपद पंचायत सिहावल का अध्यक्ष बनाया। उनकी एक साली है जो मेरे साथ संभागीय प्रवक्ता थी। तो अपने पूरे परिवार को उन्होंने पार्टी में फिट करके रखा है। और उनके परिवार के उनके परिवार के अतिरिक्त जनता ने उनको वोट दिया, तब तो वो जीत के सामने आए। जनता के सामने अब तक उनके जो काले कारनामे हैं उनको किसी ने खोलने का काम नहीं किया था। और अब मैं तो गांव-गांव पैदल जाकर के यह बात बताने का काम करूंगा कि आप एक आताताई और भ्रष्टाचारी आदमी को प्रश्रय देने का, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे तो दून स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, उनका परिवार तो भोपाल में रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वह पटेल समुदाय जिसकी वह राजनीति करते हैं, ओबीसी वर्ग की वह बात करते हैं, उनके बच्चे खेत
खेतों में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, दवाई कराने के लिए अस्पताल नहीं है, इन चीजों की चिंता कौन करेगा? आने जाने के लिए सड़क नहीं है। विधायक होने के नाते यह कर्तव्य है कि आप 5-10 हजार रुपए लोगों को बांट देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आप इस बात को समझिए, आदिवासी वर्ग के इतने बड़े नेता थे आदरणीय तिलक राज सिंह जी, उनके बाद आदिवासी नेताओं को इनके द्वारा दबाने का काम किया जाता है। उस वर्ग को सोचते हैं यह पैसे के बल पे खरीद लेंगे। आज आदिवासी समाज भी यह बात समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग समाज भी यह बात समझ रहा है कि यह पैसा जो लोगों को यह बांटने का काम करके सोच रहे हैं, खरीद लिया है लोकतंत्र को इन्होंने, तो इस बात को समझ लें वह कि जनता यह बात जान चुकी है कि यह पैसा गेहूं बेच करके नहीं आ रहा है खेत का, यह पैसा कोई हल चला करके इन्होंने नहीं कमाया है, यह पैसा भ्रष्टाचार और दलाली का है, यह जनता से लूटा हुआ पैसा है। और जनता आप देखिएगा इनको जमीन पर ला करके छोड़ेगी। लोकतंत्र में जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है और जनता अपनी चीजों को जब निर्धारित कर लेती है, जनता जब तय कर लेती है कि किसी व्यक्ति को सत्ता से उठा करके नीचे बिठा देना है, तो उस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। एक आखिरी अंतिम सवाल के साथ इस खास बातचीत को ही विराम देंगे कि शिवम शुक्ला अकेले ही रहेंगे या फिर जो आपके साथ युवा जुड़े हुए थे, चाहे कांग्रेस के हों या फिर अन्य युवा भी जो आपको फॉलो करते हैं, उनको भी लेकर आएंगे या फिर अकेले ही आप? देखिए, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को, मैं जब कांग्रेस पार्टी में भी था, मैंने एक युवा को दबाव नहीं दिया कि आप मेरे साथ दबाव पूर्वक रहिए, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको आर्थिक रूप से बहुत सक्षम बना पाऊं, मैं आपको राजनीतिक प्रश्रय दे पाऊं। और कमलेश्वर पटेल जैसे एक आताताई और दुराचारी नेता के सामने मैं युवाओं को क्या नहीं संबल दे सकता था। अब मैं चूंकि दूसरे दल में हूं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित कार्यकर्ताओं का दल है, जहां पे जमीन स्तर से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को समान भाव से ट्रीट किया जाता है, उनके परिश्रम के हिसाब से उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसे में जो भी युवा साथी मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे और इस मुख्य धारा में आकर के सबसे बड़े राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि वह सभी आए, कांग्रेस पार्टी को त्याग करें और एक जो विकास की धारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन कार्य कर रहा है, तो उसके दिशा में मैं काम करूं। तो ये आपने सुना शिवम शुक्ला थे, जिनका कहना है कि हमारी भाई विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, जिस कारण से हम भाजपा में आ गए। वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कमलेश्वर पटेल के ऊपर, जो मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वंशवाद का लगा रहे हैं और इनको आगे न बढ़ने कह रहे हैं। भाई उनको लग रहा था कि हम अगर इनको लेके चलते, इनको मौका देते तो हमसे आगे निकल जाएंगे। हालांकि सच्चाई क्या है अब ये भी जान सकते हैं और जो वहाँ कार्यकर्ता है और कमलेश्वर पटेल ही जान सकते हैं। इनका दावा है कि इस बार जो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार आने वाली है, वो बिल्कुल नहीं आने वाली। सत्ता से कोसों दूर थी पिछले बार, वो जोड़ जपट के राजनीति उन्होंने की, मेल जोल करके कुछ लोगों को लेकर, वो भी इस बार नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता इस बार किसे कुर्सी सौंपती है। इस खास बातचीत को यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। धन्यवाद। चुनाव में चेहरा कौन होगा? भगवान श्री राम, बजरंगबली, शिवराज या मोदी? वो देखिए, कमलनाथ जी इतने बड़े सिख दंगों के आरोपी हैं, वह कैसे बजरंगबली के भक्त हो सकते हैं? लायक नहीं थे कि छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, और सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर के तो देख। देखिए, कमलेश्वर पटेल जी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति। मैं तो गांव-गांव पैदल जाकर के यह बात बताने का काम करूंगा कि आप एक आताताई और भ्रष्टाचारी आदमी को प्रश्रय देने का, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया की गुटबाजी बड़ी तेज है, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, यह सब चीजें कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्लांट की जाती हैं। आज आदिवासी समाज भी यह बात समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग समाज भी यह बात समझ रहा है कि यह पैसा जो लोगों को यह बांटने का काम करके सोच रहे हैं, खरीद लिया है लोकतंत्र को इन्होंने, तो इस बात को समझ लें वह कि जनता यह बात जान चुकी है कि यह पैसा गेहूं बेच करके नहीं आ रहा है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित कार्यकर्ताओं का दल है, जहाँ पे जमीन स्तर से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को समान भाव से ट्रीट किया जाता है, उनके परिश्रम के हिसाब से उनको पुरस्कृत किया जाता है। मैं प्रयास करूंगा कि वह सभी आए, कांग्रेस पार्टी को त्याग